बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, हमारी सियासत तजादात से भरी पड़ी है। इल्जामात लगाए तो जाते हैं लेकिन साबित कोई नहीं करता, और अगर साबित हो भी जाएं तो कोई मानता नहीं। गर्ज कि सियासी डेडलॉक में मईशत तबाह हो चुकी है। एक साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीकैन बैठे, लेकिन जहरीले बयानात न रुक सके। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है कि दबाव के तहत हुकूमत को इन मुज़ाकरात में बैठना पड़ा। हुकूमत पर यह दबाव कौन डाल रहा है? क्या नून लीग ऐसे इलेक्शन को मानेगी जिसमें नवाज शरीफ शामिल ना हो? और अगर नवाज शरीफ इलेक्शन में होंगे तो तहरीक इंसाफ क्या उसे मानेगी? जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट और कभी इमरानदार जजेस, मरियम नवाज मैदान में जो धुआंधार बयानबाजी कर रही हैं, क्या वो इलेक्शन के लिए बयानियां बना रही हैं या फिर इलेक्शन को रोकने के लिए बंद बांध रही हैं? हमारी सियासत में हो क्या रहा है, जबकि मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी अब मुश्किल हो चुकी। यौम मई पर भी आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हामिद खान साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। रिजवान रजी साहब, क्या हो रहा है सियासत में? जिस तरह से ये बयानबाजी की जा रही है मरीम नवाज की जानिब से, अब जो ये बयानिया अपनाया गया है, ये क्या इलेक्शन रोकने के लिए है या इलेक्शन की तैयारी हो रही है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उम्रे से वापस तशरीफ़ लाई हैं और 10-12 दिन बाहर रही हैं। उन्होंने कोई बड़ी बात करनी थी और जो कि उन्होंने की, उनके बाद में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जिसके ऊपर उनकी तबसरा आराई बहुत ज़रूरी हो गई थी। ख़ास तौर पे उन बातों का टारगेट जो है वो उनकी शख्सियत या उनके वालिद साहब की सियासत रही है, और वो जो थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो जनाब साकब निसार साहब के साहबजादे नजम साकब साहब की वो ऑडियो थी, जिसके अंदर वो पीटीआई की एक टिकट जो है वो अपने एक क्लास फेलो या दोस्त को दिलवा रहे हैं, और उसके इवज़ वो कोई 1.20 जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं उस आदमी से जिसने वो पैसे वसूल करके उन तक पहुँचाने। और वो ज़ाहिर है कि वो हम इस ऑडियो का जिक्र ना करते क्यों, लेकिन हमें इसलिए कर रहे हैं कि, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जनाब साकब निसार साहब ने उस वीडियो की असलियत को तस्लीम कर लिया है और कहा है कि बात उनके साहबजादे की ही है, लेकिन जो उन्होंने उज़रे जवाज़ उसने गुनाह बदतरस गुनाह दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कोई अकेला कश्मीर भेज देता है। मेरा मतलब है कि ये जो है कोई मुनासिब नहीं लगता। ये मुझे याहिया खान याद आ गए कि याहिया खान जो थे वो एक कमीशन के सामने पेश हो रहे थे स्टेटमेंट देने के लिए। वापसी पे गलती से एक जगह के ऊपर उन्होंने खिड़की नीचे की तो किसी ने कहा कि याहिया साहब के ख़िलाफ़ नारा लगा दिया, तो उन्होंने कहा था मैं कि बकरी खोल रही है, यानी कि वो एक इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क था, जब वो 2 लख्त होता है तो वो शख्स अपनी नलायकी के बायस उस वक्त उसका निगरान होता है अपने ओहदे के बायस, और नलायकी से उसको 2 हिस्सों में तकसीम करने का बायस होता है। वो फिर भी पूछ रहा होता है कि मैंने कौन सा को गुनाह किया है। तो मेरा मतलब है कि उसकी गूंज रही। ये ऐसे जूसी फुल टॉस थे जिसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल लीडर को खेलना चाहिए, लेकिन ये जो फुल टॉसेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं, ये हैरत अंगेज़ तौर पर मुज़ाकरात पे असरअंदाज नहीं हो रहे। इस वीकेंड के ऊपर जनाब परवेज़ इलाही के घर के ऊपर रेड होता है, और पीएमएलएन उसके जवाब के अंदर, या पीडीएम ये कहती है कि ये हम नहीं है, और पीटीआई तस्लीम कर लेती है। आप उसके बाद पीटीआई आसिफ साहब तो कहते हैं कि निगरान हुकूमत है, पंजाब हुकूमत नहीं किया है। वो कहते हैं हम नहीं है, निगरान हुकूमत ने कीता है। ज़ाहिर है वो निगरान हुकूमत को ऑन तो नहीं करते ना, निगरान हुकूमत तो निगरान हुकूमत है। तो वो कहते हैं, लेकिन पीटीआई इसकी बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात को मुनक़ता करने की बजाय उनकी इस एक्सप्लेनेशन को कबूल करती है, और ये उस तरह नहीं करती जिस तरह के जब लोग उठाए जाते थे या लोगों के घरों के ऊपर रेड होते थे इनके दौर के अंदर, तो पीटीआई फ़ौरन उसको ओन कर लिया करती थी। पीएमएलएन ने या पीडीएम ने उसको ओन नहीं किया, या पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसलिए मुझे मुज़ाकरात से अभी तक उम्मीद वाबस्ता है, अगरचे सारे लोग कह रहे हैं कि वो नाकाम हो जाने हैं, लेकिन मुझे इसलिए उम्मीद वाबस्ता है कि अगर ये मुज़ाकरात टूटने थे तो उस दिन टूट जाने चाहिए थे जिस दिन परवेज़ इलाही साहब के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। लेकिन अगर उसके वक्त भी नहीं टूटे तो इसका मतलब है कि इन मुज़ाकरात से कोई ना कोई अच्छी खबर बरामद होगी। ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे।
ठीक है सलमान आबिद साहब, मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात मुल्की दिफा पर समझौते के मुतरादिफ हैं, तो क्या नून लीग किसी दबाव के तहत कर रही है ये मुज़ाकरात? देखिए, ये सवाल तो फिर जावेद लतीफ़ साहब को अपनी पार्टी क़यादत से पूछना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि आप दहशतगर्दों के साथ क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को भी अगर एतराज़ है तो वो ज़रा शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें कि आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसने आप पे दबाव डाला है, किसने आपको बिठाया है, कौन आपके पीछे खड़ा हुआ है जो आपको मुज़ाकरात पे मजबूर कर रहा है। देखिए, हुकूमत के अंदर भी दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ मुज़ाकरात के हामी हैं, कुछ मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। अब अगर आप इनके मुकाबले में सरदार याद सादिक को सुनेंगी, ख्वाजा साद रफ़ीक को सुनेंगी, तो वो मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए नजर आएंगे। तो ये पार्टियों के अंदर दोनों तरह के लोग हैं। पीटीआई के अंदर भी दो लोग हैं जो कहते थे कि मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएं, एक कहता था नहीं मुज़ाकरात चलने चाहिए। तो ये हमें दोनों तरह के जेस्चर नजर आएंगे। एक बात, ये जो मरियम ने बात की है ना आज, जिसका भी जिक्र रिजवान रजी साहब ने किया है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इसी तरह का कल्चर है, टिकटें बेचने वाला, ये कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन अब जरा मरियम थोड़ा सा हिम्मत करें और इलेक्शन कमीशन में इस वीडियो को बुनियाद बना के रेफरेंस दायर करें ना, जो कानूनी तरीका है। कानूनी तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस पर रेफरेंस दायर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट करे, पॉलिटिकल पार्टी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन इनको इन्वेस्टिगेट करे और अगर चीजें साबित हो जाती हैं, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारे यहाँ ऑडियो वीडियोस का जितना भी खेल चल रहा है वो टीवी टॉक शो तक और सियासी तकरीरों तक और सियासी जलसों तक महदूद है। एक बात। दूसरा, मरियम का प्रॉब्लम यह है कि आज 1 मई था, मजदूरों का आलमी दिन था, तकरीर उन्होंने इमरान खान से शुरू की और इमरान खान के ऊपर खत्म की। सारी गुफ्तगू उनकी जो है ना वो अगर आप देख लें, अच्छा इमरान खान की भी गुफ्तगू को भी देख लें, बाकी लोगों के भी लीडरों की गुफ्तगू देख लें, यानी आम आदमी का मुकदमा, मजदूर आदमी का मुकदमा तो इनकी गुफ्तगू में शामिल ही नहीं है। ये तो एक दूसरे को बैशिंग करना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें कहां गया मजदूर, कहां गए मजदूर के राइट, कहां गए मजदूर की प्रोटेक्शन के मसले, वो तो कहीं नहीं है। और माशाल्लाह जितना बंद सवर के हमारे लीडर जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में, अभी आज गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने एक 5 स्टार होटल के अंदर माशाल्लाह मजदूरों की गुफ्तगू की है, वहां लाखों रुपए का खाना भी खाया है बड़ा शानदार तरीके से। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो तो रूलिंग एलीट की हो रही है, पावर स्ट्रक्चर की हो रही है, उसमें आम आदमी का तो मसला कोई नहीं है। आपने आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं देना, ना वो मरियम से मिल रहा है, ना इमरान खान से मिल रहा है, ना जरदारी साहब से मिल रहा है, ना फजलुर रहमान की सियासत से मिल रहा है। तो जो बुनियादी सवाल है आज 1 मई के हवाले से कि पाकिस्तान का मजदूर कहां खड़ा है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास क्या एजेंडा है, क्या उनके पास ऐसा एक्शन प्लान है जिसकी बुनियाद पर वो मजदूरों की हालत को बदलना चाहते हैं। अगर आपने ऑडियो वीडियो से बदलना है, आपने बैशिंग से बदलना है, इमरान खान को गालियां निकाल के बकना है, इमरान खान इनको गालियां बक के निकालेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। और मैं रिजवान रजी साहब की इस बात से इत्तफाक करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, ये मुज़ाकरात की मेज सजाई गई है, कुछ लोगों ने यहां पर इनको बिठाया है, इसलिए जितनी मर्जी बैशिंग हो जाए, इसको किसी ना किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचना है। और अगर नहीं पहुंचेगी तो फिर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाएगा। यही वजह है कि इसमें जितने भी ज्यादा हॉकिश एलिमेंट जो गुफ्तगू कर रहे हैं या जो वाकयात हुए हैं, जिसका भी परवेज लाई का जिक्र हुआ है, उसके बावजूद मुज़ाकराती मेज सजी हुई है। तो मुझे लगता है भी 1-2 राउंड और होंगे। और अब देखिए ना, फड्डा किस बात का है, फड्डा तो कोई भी नहीं है। हुकूमत जो है वो कह रही है हम सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, इमरान खान कहते हैं कि करवा दें। तो 1 महीने का जो फर्क है वो कोई ऐसा फर्क नहीं है जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। उसमें इमरान खान को भी लचक का मुजाहरा करना है, हुकूमत को भी। लगता है आपको कि अगस्त पर राजी हो जाएंगे दोनों फरीकैन? देखिए, मैं कहता हूं वो सितंबर में भी राजी हो जाए इमरान खान साहब। अगर इलेक्शन सितंबर में भी होते हैं तो ये भी इमरान खान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होने, इस साल नहीं होने, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। तो अगर इस साल सितंबर में भी इलेक्शन हो जाए तो मैं तो समझता हूं ये भी इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होने जा रहे हैं, 1 आध महीना पहले हो जाए, 1 आध महीना बाद हो जाए। अब असल में जो गेम है जिसके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाना है। इसके अंदर जो है ना वो माचिस नहीं लगानी, इसके अंदर आग नहीं लगानी। जो लोग भी लगा रहे हैं वो मुज़ाकराती अमल को खराब करना चाहते हैं, चाहे उसमें पीटीआई के लोग हैं और चाहे उसमें हुकूमत के लोग हैं। लेकिन यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आसिफ अली जरदारी साहब को भी, यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी, यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा हमारी जुडिशरी को भी, जो डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थे, मिल बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उनको कम से कम बिठा दिया गया है। अब उसमें से नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर निकल आया तो ये पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा, हम वे फॉरवर्ड की तरफ जा सकेंगे। अगर नहीं निकलता तो इसका मतलब है फिर हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में शिकार होंगे, इदारों के दरमियान एक टकराव जो है वो फिर हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है खालिद फारूकी साहब, एक तो यही सवाल आपसे करूंगी, जैसे सलमान आबिद साहब और रिजवान रजी साहब दोनों होपफुल हैं कि जो मुज़ाकरात का आखिरी राउंड है वो फैसला कुन साबित होगा। आपके ख्याल में क्या ये जो आखिरी राउंड है जो कल मुज़ाकरात होने हैं फाइनली वो फैसला कुन साबित होंगे? और ये भी कि जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात कबूल नहीं है, तो क्या ये जो शर्त है नून लीग की इसके बगैर क्या वो इलेक्शन को मानेंगे? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे? और ऐसे इलेक्शन को जिसमें नवाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल ये मुज़ाकरात का फाइनल हो रहा है। मुज़ाकरात तो शुरू हुए हैं और ये कितना अर्सा चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, ये अभी मेरा ख्याल है एक तवील है। दूसरी बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को मानेगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, ऐसे इलेक्शन को मानेगी या नहीं, ये बात की बात है। देखने वाली बात यह है कि क्या अगले इलेक्शन तक इमरान खान सियासी मैदान में इस तरह एक्टिव रहते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो कुछ पहले जिस तरह से सारा सियासी अमल शुरू हुआ, सियासी खेल शुरू हुआ, मुझे तो उस पर शक ये है कि शायद हो सकता है कि दोनों लीडर, बड़े लीडर जो है, यही आइंदा इलेक्शन में ये दोनों उस पर शरीक ना हो। एक तरफ अगर नवाज शरीफ इसमें इलेक्शन में नहीं आते तो इमरान खान के लिए भी मुश्किल बना दिया जाए कि वो सियासी अमल में हिस्सा ले सके, ये उनकी नाअहली का भी खतरा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये मुल्क के लिए तो कतई तौर पर अच्छा नहीं हो रहा। क्या आप ये मुज़ाकरात खेलते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को भूल जाते हैं, जो हमारा सबका सब्जेक्ट होना चाहिए? हम मजदूर की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड बात ही करते हैं। जब इकोनॉमी तबाह होगी तो मजदूर के लिए भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो सियासतदानों की एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ जो जुबान दराजी है, जो एक दूसरे के खिलाफ जो बातें की जा रही है, ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए बड़ी तबाहकुन है। पर हमारे इदारे वो भी गैर जानबदार रहने के लिए तैयार नहीं है। जो इदारे दावा करते हैं वो किस हद तक गैर जानबदार हैं कि हमें वक्त बता देगा। जब सलमान आबिद ने ये बात की या रजीज साहब ने ये बात की कि ये मुज़ाकरात की मेज सजाई गई है, तो मुज़ाकरात की मेज सजाने के पीछे जब वो ये बात करते हैं तो और कौन हो सकता है सिवाय उन कुव्वतों के जो पसे पर्दा रहकर अपना रोल प्ले कर रही हैं। पहले जनरल बाजवा के दौर में सारा कुछ सामने आके होता था, अब हो सकता है कि पसे पर्दा रह के, बल्कि हो सकता है कि यकीनी तौर पर ऐसा ही है और ये खबरें जो है पब्लिक तक पहुंच जाती हैं। मसला ये है कि क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारी सियासी जमातें अदलिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अपने मामलात को आगे चला सकते हैं या नहीं चला सकते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पर हमें सोचना होगा और हमारी सियासी जमातों को सोचना होगा। जो आने वाले इलेक्शन है, ये इलेक्शन पाकिस्तान में बड़ा फैसला कुन मरला हो गया। ये जो डेट की भी बात की जा रही है कि 1 महीने का फर्क है, इसको तय कर लीजिए। 1 महीने का फर्क नहीं है, कुछ लोगों के रहने या ना रहने का फर्क है, कुछ लोगों की मुस्तकबिल की प्लानिंग का फर्क है, जो मुस्तकबिल में भी मौजूद रह के पाकिस्तान के सियासी निजाम पे गलबा रखना चाहते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिसपे बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब इनको अगर हम बार बार डिस्कस करेंगे तो सिवाय इस बात की कि हम उन बातों को दोहराएंगे, ये सारी कौम को पता है कि जो इदारे हैं वो अपनी जगह पे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे और अदम मुदाखलत की बजाय मुदाखलत का असूल अपना लिया गया है। ये अभी सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में ये कर दी जाए, ये रेफरेंस जाना चाहिए। भाई इलेक्शन कमीशन में जब कोई रेफरेंस जाता है तो उसको कोर्ट्स रोक देती हैं, कोर्ट्स जाके मुदाखलत करती हैं। कोर्ट्स की मुदाखलत इस हद तक है कि वो इलेक्शन की डेट भी देती हैं, वो इंतखाबात का तरीकाकार भी तय करती हैं। वो आम मुकदमात में हमारी जो आला अदलिया है, वो आम मुकदमात में जो मातहत क्या है उसकी निगरानी का फरीजा अंजाम देना शुरू कर देती है। किसको आजाद रहने दिया गया? इदारों ने अपने मातहत इदारों को आजाद नहीं रहने दिया, इदारों ने खुद मुख्तार इदारों को आजाद नहीं रहने दिया। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम फिर सिवाय इस बात के किस पे पछताएंगे? रजी साहब ने अभी मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दी। ये सानहा जो मशरकी पाकिस्तान का था वो एकदम से तो नहीं हुआ था। जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं, इसका नतीजा जब निकलेगा और खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में निकलेगा तो क्या हम उस वक्त के बाद को इल्जाम देंगे जिस वक्त कोई खुदा न खास्ता हादसा होगा? ये तो एक मुसलसल अमल है जिसमें हम कर रहे हैं और हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सियासतदान बैशिंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और हमारी आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस का किरदार देखें कि वो जाके टिकटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है और उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अगर वो मुलव्वस है तो बताएं और जिम्मेदारी कबूल करें और पाकिस्तान में किसी बंदे में कम से कम मुताबिक
मैं आखिरी फिक्रा बोल दूं, जी। किसी में इतनी शर्म और हया होनी चाहिए कि वो कहीं जिम्मेदारी कबूल करके कहे कि मैं इसमें जिम्मेदार हूं, मेरा कोई लगता, मेरा कोई रिश्तेदार इसमें जिम्मेदार है, तो मुझे कौम जो सजा देना चाहे, अदालतें जो सजा देना चाहें, मैं उसके लिए तैयार हूं, पर इसकी बात कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, ये तो सच है कि कोई मानने वाला नहीं है कि खराबी किसने की है। हामिद खान साहब, मुज़ाकरात में बैठने के लिए क्या नून लीग किसी दबाव का शिकार है? और ये भी कि जो मुज़ाकरात का कहा यही जा रहा है कि आखिरी राउंड है, आपके ख्याल में कल जो मुज़ाकरात होने हैं फैसला कुन साबित होंगे? बहुत शुक्रिया हिना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कल का आखिरी राउंड फैसला कुन होगा। जाहिर तौर पे नजर आ रहा है कि नून लीग ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन किया जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, फारूकी साहब बात कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से अगस्त की या आगे पीछे की। बुनियादी बात यह है कि नून लीग के ऊपर वो दबाव है कि किसी न किसी तरह शहबाज शरीफ साहब की नाअहली को रोका जाए और नाअहली न होने दी जाए, बल्कि ये कि मुस्लिम लीग नून पूरी ताकत के साथ इंतखाबात पे जाए। दूसरी बात यह है कि क्या अगस्त की बात क्यों हो रही है और अगस्त की बात पे मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ किस तरह एग्री करेंगे, ये एक अहम सवाल है। और इसके अंदर हम सबको पता है कि दोनों तरफ एतमाद का शदीद फुकदान है, दोनों तरफ बात है गारंटर्स की, बात है उस बात की कि जो भी तारीख तय होती है उसके ऊपर अमन होगा या नहीं होगा। एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये किसी तरह भी चाहती है कि ये 14 मई की तारीख गुजर जाए, इसके ऊपर से एक बार वो जो ये तलवार लटकती हुई उतर जाए। दूसरी तरफ अगस्त के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली है, तो उस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के शात हैं, तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मौके के ऊपर कोई ऐसा फैसला आए मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में जो हर सूरत उस पर अमल हो। देखिए, अगर तो ये पंजाबी में हम कहते हैं डंक अबाउट पॉलिसी है, तो ये मुस्लिम लीग नून बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। अब वक्त नहीं है कि किसी भी सूरत में हम ये समझें कि जी आप आर्जी तौर पर मुज़ाकरात करके और बाद में फिर उनसे फिर जाएंगे। हमें ये देखना होगा कि अब पब्लिक प्रेशर क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। आपने बजट पेश करना है, पाकिस्तान में मई के महीने में भी बजट हुआ है और बजट जो है वो 3-4 दिनों में मंजूर होकर हुकूमत का ये एक्सक्यूज तो खत्म हो जाता है कि हम बजट पेश करके आते हैं। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब लाजिम है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मई को इलेक्शन तो नहीं होते, लेकिन इंतजामी तौर पर जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनसे बहरहाल हिसाब दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो एक तरह से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी माने और कोई भी बहाना कर दे। ये अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को भूल गया है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आएगा और ये फैसला ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और एक और बात है ना, मैं ये कहूंगा कि अगर हुकूमत ये समझती है कि अगस्त में या सितंबर में इंतखाबात कराने में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी या वो कोई जादू कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हुकूमत को फेयर होकर, हुकूमत को खुले दिल के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और इसी तरह इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि वो डिसाइसिव तौर पर एक बार पब्लिकली जो है वो इस चीज को अनाउंस करें या बात करें कि जी हम क्यों इंतखाबात आगे करने पर राजी हुए हैं। उनकी रेपुटेशन पे भी डैमेज पड़ेगा जी कि देखें ये कामयाबी से ही मुज़ाकरात में मान गए अक्टूबर में या अगस्त में। तो बुनियादी वजह ये है कि चूंकि असम्बलियां तोड़ी गई और इमरान खान साहब को ये डर था कि ये अगस्त में एक रेजोल्यूशन लाएंगे, ये असम्बली की मुद्दत 1 साल बढ़ा देंगे और ये 2024 में इंतखाबात ले जाएंगे। तो चीज को खत्म करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि अब मुज़ाकरात बामानी होने पाकिस्तान के मुल्क के लिए जरूरी है कि ऐसे मुज़ाकरात हो जिससे कोई बामानी मकसद और आवाम को रिलीफ नजर आए, ताकि मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आए, बजट पास हो और चीजें आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले रिजवान रजी साहब मुझे बस इतना बता दें कि बजट के हवाले से भी बात हो रही है कि हुकूमत को बजट जो है वो पेश ना करने दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा और अहम मामला है। मेरा ख्याल ये है, मैं इतला की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेरे मोहतरम हामिद खान साहब ने बड़ी कन्वीनियंस के साथ उसमें जो इस वक्त जुडिशल फैशिज़म जो है
जो हर मामले के अंदर मुदाखलत कर रहा है उसके किरदार को ओवरलुक कर दिया है। और जिस तरह जो है वो साकिब निसार साहब पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको ओवरलुक कर दिया अपने तजिए के अंदर, बस उसको शामिल कर लीजिए। तो फिर आप हुकूमत की तमाम इकदामात के ऊपर तनकीद भी फरमाइए, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक आएंगे, बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने करप्शन के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, इसके साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तहलका खेज इंकशाफ किया है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। के सीनियर तरीन सियासतदान गिने जाते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 84 अरब रुपए जो मुफ्त आटे की तकसीम हुई उसमें 20 अरब रुपए की चोरी हुई, करप्शन की गई। सलमान आबिद साहब, कितना संगीन इल्ज़ाम है? अब तो अपनी पार्टी में से ये आवाज़ उठी है। देखिए हिना, इस तकरीब में मैं खुद भी बैठा हुआ था जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल ने, लश्कर रसानी साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने तकरीरें की हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब हुई थी, मैं खुद वहां बैठा हुआ था। अच्छा। देखिए, उनकी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने किसी एक खास जमात को टारगेट किया है। उन्होंने बुनियादी तौर पर सिस्टम के फेलियर्स की तरफ रोशनी डाली है और उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत हो और आज की हुकूमत हो, जब हम इस तरह के फ्लाई प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बेपनाह ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करप्शन होती है। अब मसला यह है कि सारे मामले को जज्बाती तौर पे मुस्लिम लीग नून ने अपने ऊपर ले लिया है। हालांकि मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने सिस्टम भी तो यही लोग हैं, सिस्टम और कौन है भाई? बात यह है ना कि बात यह है कि यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, किसी और की हुकूमत हो या सियासी फौजी हुकूमतें हो, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसको ठीक करने की तो कोशिश किसी ने भी नहीं की ना। खाकान अब्बासी साहब भी वजीर आजम रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब 2 दफा वजीर खजाना रहे हैं। मसला यह है कि जब आप सिस्टम के अंदर थे, आपने उस सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया, ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। इसी तरह हुकूमतें जो हैं, जब वो अपोजिशन में आके करप्शन का इल्जाम लगाती हैं, तो सवाल यह है कि जब वो इक्तदार में होती हैं तो वो करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाती। तो ओवरऑल पाकिस्तान का मसला यह है, आप जो मर्जी स्कीम लेके आ जाएं अवामी फलाह बहबूद के नाम पे, उसमें आपको करप्शन तो नजर आएगी, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, पॉलिटिकल लोगों के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो इसको देखने की जरूरत है, और ये कहना कि जी हमने कोई करप्शन नहीं किया है, अब देखिए 100% ट्रांसपेरेंसी तो कोई नहीं होती, कहीं जगह पे, किसी जगह पे भी नहीं होगी। तो करप्शन तो कहीं ना कहीं है, सिस्टम के अंदर मौजूद है, लीकेज मौजूद है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर मौजूद है, हमारी ब्यूरोक्रेसी लेवल के ऊपर मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि जो खाकान अब्बासी साहब ने जो बात उठाई है, बुनियादी तौर पे हमारे सिस्टम को चैलेंज किया, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम है। उसमें उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उसमें किसी लीडर का नाम नहीं लिया। ये ठीक है कि उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला है कि जैसे उन्होंने प्रेजेंट हुकूमत की बात की है, लेकिन वैसे ये जस्टिफाई नहीं हो गया। 20 अरब की करप्शन हुई है, 21 अरब रुपए में इलेक्शन हो जाना था, तो क्या बेहतर नहीं था कि इसी पैसे से इलेक्शन हो जाता? तो फिर हमारे पास फिर तो हमारे पास ये जवाब भी है कि अगर वो डेवलपमेंट फंड जो 90 अरब रुपए दिए जा रहे हैं वो ना दें, तब भी इलेक्शन हो जाना था। ये जो हमारे हुक्मरान तबका दीगर कामों में पैसे खर्च कर रहे हैं वो ना करें तो तब भी इलेक्शन हो जाना था। इलेक्शन का मसला पैसा नहीं है, ये सबको पता है। असल में इलेक्शन का मसला है आपकी सियासी कमिटमेंट का, कि आपको इलेक्शन सूट करता है तो आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर आपको इलेक्शन सूट नहीं कर रहा तो इस वक्त जितना ताखीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ सियासी मसला है, इसका कोई फाइनेंशियल मसला तो नहीं है, इसका कोई इंतजामी मसला तो नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन ना होना एक सियासी मसला है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करता। अच्छा। और वो बार बार कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन, देखिए ना, मैं आपको एक और बात बता दूं, कल मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का इजलास हुआ है, उसके अंदर 2 फैसले किए गए। एक फैसला ये किया गया कि पहले हमने बजट पेश करना है, बजट को अप्रूव करवाना है। दूसरा फैसला ये किया गया कि सदर पाकिस्तान पहले तब्दील हो जाए, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो जाए, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। अब उसमें उनकी खुशफहमी ये है या उनकी ख्वाहिश ये है कि सदर पाकिस्तान जो है, जो नए सदर आएंगे वो आकर नवाज शरीफ साहब की सजाओं को खत्म करें, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आके इमरान खान की नाहली को इंश्योर करें। अब अगर हमने इस तरह से मामलात को लेके चलना है तो वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि चीजें कैसे चलती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो खाकान अब्बासी की तनकीद है, मैं उसको एक पार्टी से ज्यादा ओवरऑल पाकिस्तान का जो डिलीवरी का सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, मैं उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। ठीक है, रिजवान रजी साहब, कितना संगीन है ये इल्जाम? मेरा नहीं ख्याल को संगीन है। उन्होंने जैसे कि कह दिया इन्होंने, सलमान आबिद साहब ने, तकरीबन मैं उनकी कमों भाई सारी बातों से 1-2 को निकाल के एग्री करता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये मौके पे मौजूद थे ना, सही पर्सपेक्टिव ये बयान कर सकते हैं। हमने तो सुनी सुनाई बात पे जाना है ना।
और 20 अरब का फिगर वैसे भी दिल पे लगा आप लोगों के कि जनाब इतने में तो इलेक्शन हो जाने थे। देखिए आज रोज़नामा जंग की हेडलाइन स्टोरी है और वो बहुत बड़ी खबर है। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर जो तब्दील होती हुई डायरेक्शन है और उसके तहत जो पाकिस्तान में उसके नतीजे के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं और किस तरह अमेरिका और जर्मनी के और यूरोपियन यूनियन के सुफरा जो है हुकूमत के बयानिए को भी साबित करती है। वो आके उनसे मिल रहे हैं इमरान खान साहब से, और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के बयानिए को नहीं करती, वो कुछ और करती है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन तब्दील होने लगी है और बल्कि हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत का जो बयानिया है उसको मैं कह रही हूँ। हाँ नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाने देना चाह रहा अच्छा, आपको ना, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इधर ही जाएं। तो वो बहुत बड़ी खबर है और उस खबर को आज डिस्कस होना चाहिए था, नहीं हुई तो मैंने कहा मैं ये नेक काम कर देता हूँ। देखिए उसके अंदर एक साइफर कोट हुआ है और वो साइफर है हिना रबानी खर साहिबा का, जिसमें वो अमेरिकन से कह रही हैं, उनके डिप्लोमेट से, कि आपके मौजूदा रवैये के बायस हमसे मिडल ग्राउंड मेंटेन नहीं हो रहा और अब आप मतलब कि हम दोनों के दरमियान बैलेंस रख के चलना चाह रहे हैं लेकिन आपके रवैये के बायस नहीं किया जा रहा। अमेरिकन ने साइफर घड़ के इमरान खान को जूसी फुल टॉस दी कि इस पे खेलें, और फिर अमेरिका के 9 तकर्ररशुदा सफ़ीर जो थे वो इमरान खान से मिलने के लिए पेशावर गए, जब इमरान खान ने पेशावर के चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर पनाह ले रखी थी उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर भी मिलते रहे। अब पिछले दिनों आपने फवाद चौधरी साहब के घर भी पहुंचे हुए सन, तो बहुत सारी चीज़ें वाजे हो रही हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सी पार्टी किस तरफ से सियासत करने जा रही है। लेकिन और इसमें शिद्दत आ गई है। जनाबे आसिम मुनीर साहब का जो दौरा हुआ है चाइना का, उसके बाद हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इसके हवाले से एक तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली जो है ये ज़्यादा डिस्कस होनी चाहिए बजाय इसके कि हम 1 मई के अंदर ऊपर सियासतदानों के बयानात को डिस्कस करें। ठीक है। हामिद खान साहब, आप क्या समझते हैं? मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ना खाता है ना खाने देता है, लेकिन सर हम तो यही सुनते आए हैं खाता है तो लगाता भी है, तो क्या ये इस्तारे तब्दील हो गए हैं अब? ये ही ना बात ये है कि अब तो सूरत ये हुई कि घर के बेदी ने लंका ढा दी। अब मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कब दलाल चौधरी साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह शाहिदा खान अब्बासी साहब की करप्शन की कहानियां खोलेंगे, उनको अपने अल्फाज में गालियां देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया 20 अरब की करप्शन ऑन द रिकॉर्ड है। और देखिए बात है कि अब सूरत हाल ये है कि ये करप्शन जो है ये बड़ी वाज़ेह है, इसके ऊपर बहुत सारे और जगह पे भी खदशात का इजहार किया गया कि ये जो आटा का जिस तरह तकसीम है, जिस क्वालिटी का आटा है, जिस तरह नवाजा गया, जो आपके सामने था सारा, क्योंकि 20 अरब से भी ज्यादा की करप्शन निकल आएगी अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए। एक तो बात ये आप समझें। दूसरी बात ये है, रजी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, रिजवान रजी साहब एहतराम के साथ, ये सर ये तो मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से खबर निकली है, फ्लड के लिए जो फ्लड रिलीफ जो है उसके लिए जो फंड्स मिले थे उसकी तो बात ही ना की जाए। फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मिले ही नहीं है, अल्लाह के बंदो, अभी मिले ही नहीं है। और एक और बात, अगर वो आईएमएफ के पैकेज के बाद साथ कौन देगा? तो सर जो बिलावल भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, इतनी खुशी का इजहार किया था। हाँ तो अभी नहीं मिले ना, आईएमएफ का पैकेज होगा तो मिलेंगे ना मेरा बेटा, नहीं मिलेगा आईएमएफ के पैकेज के साथ। अच्छा यानी 1 साल हो गया कि अभी तक फंड्स मिले ही नहीं है। आईएमएफ के पैकेज के साथ उसका फ्लड का कोई ताल्लुक नहीं है जी, है अलग चीज है, ये अलग चीज जी बिल्कुल है। आईएमएफ के पैकेज के साथ वो कनेक्टिविटी है, हमें उसकी मोहर लगेगी आईएमएफ की तो वो फंड्स मिलेंगे। अच्छा जी, हामिद खान साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। एक और बात ये है कि दो चीजें सामने रख लें, कहीं अरब रुपए 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं मिलते, कहीं 20 अरब की करप्शन हो जाती है, कहीं ये लैपटॉप और दूसरी चीजों पर अरबों खरबों रुपए, कहीं ये तज़किया आराइश के ऊपर जनाब प्रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर लगा देते हैं। मकसद पैसों की शॉर्टेज तो कभी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा जी पैसे तो हमने एलोकेट कर दिए हैं। सो इलेक्शन के पैसों का सवाल कहीं नहीं है, इलेक्शन के ऊपर नीयत की बात है। जिस दिन तय हो गया उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे। मेरे कहने का सिर्फ एक मकसद है कि शाहिद खान अब्बासी के जो ये बात है, जो इल्जामात हैं, ये इल्जामात नहीं है। जब घर के बेदी की तरफ से लंका ढाई जाए
तो उस पर तहकीकात होना जरूरी है, और अगर तहकीक नहीं होगी तो ये एक और बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा मौजूदा हुकूमत का। माजी की तरह कर्ज उतारो, मुल्क सवारो और जनाब वो दूसरे स्कैंडल्स के साथ साथ जुड़ते जुड़ते आज हम आटा स्कैंडल पे, सही ये है, हकीकत है, इसको समझना। ठीक है। खालिद फारूकी साहब, मरीम नवाज की स्टेटमेंट मैंने कोट की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ना खाता है ना खाने देता है। हम तो सुनते आए थे कि खाता है तो लगाता भी है, तो अब क्या इस्तारा तब्दील हो चुका है? देखिए, ये पहली बात जो अभी रज़ी साहब ने की और आपने भी की, मैं तो उससे मुत्तफिक हूं। ये हम किस तरह की बातों में उठते हुए, इस पे कौन किस बंदे को शक है? पाकिस्तान का पूरा है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही फेलियर की तरफ है। अगर हम ये आटा स्कीम में या साइकिल स्कीम में या किसी मोटरवे पे या किसी पनाहगाह स्कीम में इस पे हम करप्शन तलाश करने की कोशिश करेंगे तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पहले से यकीन होना चाहिए कि यहाँ करप्शन हो रही है। प्रोजेक्ट बहुत से ऐसे होते हैं जहां पाकिस्तान में पूरे के पूरे सियासतदान हो, छोटे लेवल के या बड़े लेवल के हो, ब्यूरोक्रेसी हो छोटे लेवल की या बड़े लेवल की, सरकारी एहलकार हो, तमाम लोग जहां जहां बैठे हैं जो अपना हिस्सा जितना वसूल कर पाते हैं वो कर लेते हैं। जो शायद खाकान अब्बासी की स्पीच थी, इस पे यकीनी तौर पे इस करप्शन की बात की गई कि आटा स्कीम जिसपे पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आया। मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत को उस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, बल्कि उनको इस पे गौर करना चाहिए कि जो शायद खाकान अब्बासी ने बात की है, क्या इसके पीछे कोई हकीकत मौजूद है? अगर वो महज इसकी तरदीद करने पे लग जाएंगे तो फिर इस पे भी यकीन कोई नहीं करेगा। बाकी है सिस्टम का फेलियर। उन्होंने कहा गवर्नेंस नाकाम है, पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविल क़यादत नाकाम है, पाकिस्तान में हमारे जो मुंतखब इदारे हैं वो नाकाम है। असल इश्यू ये है कि आज हम इन मसाइल को कैसे एड्रेस करेंगे। क्या हमारे पास कोई वे आउट है, हमारे पास कोई रास्ता है? जब भी 5 साल गुजरने होते हैं किसी हुकूमत के, तो उसके फेलियर का ढंडोरा पीटा जाता है और उस हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है। फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बातें होती है। मेरा अपना ये ख्याल है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की निजाम की भी बातें होती हैं, सदारती निजाम की बातें भी होती हैं। इन इदारों ने बिल आखिर, मुझे ये लगता है, मुझे इसमें मसाइल का हल भी नजर आता है कि कम से कम 2 या 3 साल के लिए किसी टेक्नोक्रेट को इस पे उसका नाम भी ना दें। पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों को एक मिसाकी मईशत करना पड़ेगा, इनको एक कौमी हुकूमत बनाना पड़ेगी जिसमें तमाम ये इलेक्शन होते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इलेक्शन होंगे उसके रिजल्ट को कोई तस्लीम करेगा? इमरान खान अपनी शिकस्त को जरा बराबर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। इमरान खान की कोई बड़ी मेजॉरिटी को कोई दूसरी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इवन हमारे इदारे भी शायद इस पर मुनक़िसम है। असल मसला फिर वही है कि आप पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये मिल बैठकर कोई ऐसा फैसला करें जिसमें हम ये समझ सकें कि हमारी मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी क्या होनी है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी है, हमने रीजन में अपने जो दूसरे ममालिक हैं इनके साथ ताल्लुकात किस तरह रखने हैं, हमारे जो मुल्की दाखिली मसाइल हैं इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी सरहदों पर इंतशार है। अफगानिस्तान की सूरत को देख लें, भारत के साथ अपने ताल्लुकात को देख लें। जब तक हमारी क़यादत इन मसाइल को हल नहीं करेगी, हम कतई तौर पर अपने मुल्की मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। हम मुसलसल एक खाना जंगी की कैफियत के शिकार मुल्क के साथ रहे हैं और हमारा 35-40 साल से अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलता है उसने डिस्टर्ब किया हुआ है पाकिस्तान के 2 सूबों को और फिर कराची तक डिस्टर्ब करता है। जब तक वहां अमन नहीं होगा, जब तक हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, इंडिया के बारे में हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान की आप समझे कि मुस्तकबिल की जो पॉलिसी है कोई भी उसको आप तय नहीं कर पाएंगे। आज पाकिस्तान में जरूरत सबसे बड़ी मैं समझता हूं एक ऐसी चीज की है जिसमें सियासी जमातें मिल बैठे हैं। उसको कौमी हुकूमत कहें, उसको किसी भी जमात की हुकूमत कहें, उस पर किसी टेक्नोक्रेट को साथ शामिल करें। 2-3 साल के लिए इस सियासी बहस मुबाहिसे से बाहर निकल के अपने सिस्टम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए कोई पॉलिसी वज़ा करे। इसी में मसाइल का मुझे हल नजर आता है। वरना ये इल्जाम तराशी रहेगी मरियम की, किसी जस्टिस की, किसी दूसरे सियासतदान की, इमरान खान की या सरदारी या बिलावल की, शहबाज शरीफ की, ये सारा कुछ तमाशा है हमारे सामने लगा हुआ है और हम मुसलसल अपने मुल्क को, आप बांग्लादेश से देख लें, श्रीलंका से देख लें, भारत से देख लें, हम गवर्नेंस में सारे मुल्कों से पीछे रह गए हैं और गवर्नेंस ही बुनियादी वजह है हमारे फेलियर की। इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, ये हम बाकी इल्जाम तराशियों पे, बयानात पे और वाकयात पे इस पे बहस कर सकते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक फिक्रा जी रज़ी साहब, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले ये जो इल्ज़ामात और उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे मेरे फाजिल कुलीग,
15 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट जो है वो अली शाही नाम साहब के साहबजादे हैं किसी के, तो उनको दिए गए हैं। और मैंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो ऑडियो आई थी उसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी तहकीकात करवा ली जाए। तो मेरा ख्याल है वो इल्जाम चूंकि पहले लगा तो उसकी तहकीकात पहले करवा ली। रिजवान अजीज साहब, ये तहकीकात किसने करनी है? हुकूमत करे ना, स्टार्ट नहीं करने देते, स्टे दे देते हैं। और मुझे स्टेट के सामने उसका 15 अरब वाले का बयान होने लगा, ऊपर से फोन चला गया, 15 अरब वाले का बयान होने लगा, ऊपर से पुलिस फोन चला गया। वो तो एक मुकदमा रह गया था जिसमें वादा है, बाकी तो सब में बेल हो गई थी, एक मुकदमा लेट हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि पहले आप शुरू तो करें ना, फिर अदालत बाद में स्टे देगी, फिर हम तनकीद कर लेंगे। पहले आप इनिशिएट तो करें ना, शुरू ही नहीं करने देते, वो तहकीकात ही रोक देते हैं। वो शुरू नहीं करने देते, मुझे स्टेट को फोन चला जाता है साहब का, मुझे स्टेट को फोन चला जाता है साहब का, शुरू नहीं करने देते। आपने किसी जगह से तारीख तो ये है कि एक दिन बाद आप पे फर्द जुर्म लगनी है और अगले दिन आपने वजारत उज़्मा का हल्फ ले लिया। ये सारा आपका प्रोपेगेंडा है जो आप बार बार करते हैं, लिखाता है तो लगाता ही है, वो आपका प्रोपेगेंडा था, वो पीटीआई का पेड प्रोपेगेंडा। आलमी दिन इसे कहा जाता है, लेकिन है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। मजदूर का आलमी दिन है, हर जगह तो मनाया गया, मजदूर ने कैसे मनाया होगा? मजदूर को तो पता भी नहीं है कि आज उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। सलमान आबिद साहब, मेहनत कशों से इज़ारे यकजहती तो की जाती है, इस्तेसाल कब बंद होगा इनका? देखिए, मैंने आपको कहा तो है, आज आप मरियम नवाज की तकरीर सुन लें, इमरान खान की तकरीर सुन लें, किसी और की तकरीर सुन लें, माशाल्लाह आज सारी दिन गुफ्तगू मजदूरों की हुई है। यानी सारी लड़ाई जो इक्तदार की लड़ाई चल रही है उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मजदूर तो बेचारा एक जिसे कहते हैं स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारी हुकूमतों के पास अगर इनके पास देने के लिए कुछ होता तो आज पाकिस्तान का मजदूर तो यहाँ ना खड़ा होता ना। ये जो जिस किस्म का हमारे पास स्लोगन्स हैं, जिस किस्म के नारे हैं, हम लगाते तो जरूर है, अमली तौर पे हमारी सियासी जमातों के पास मजदूर तबके के लिए कोई होमवर्क नहीं है जिसके नतीजे में उनको कोई इकोनॉमिकली स्टेबल किया जा सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी हामिद खान साहब, परेशानियों में घिरा है ये मजदूर तबका, कौमी सियासत की तरजीहात से गायब है। हामिद खान साहब हमारे साथ गालिबन मौजूद नहीं है। रजी साहब, कौमी सियासत की तरजीहात से गायब क्यों है मजदूर तबका? देखिए, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो मजलूम तबका है वो मजदूर तबका है। और मजदूर तबका इसलिए मजलूम है कि नए जदीद दौर की जो महारतें थीं, जो सरकार ने उनको सिखानी थी, वो उसने नहीं सिखाई। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन का आप हाल देखें कि सालाना तौर पे हमारी 3.5 लाख ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है अगर हमारी जीडीपी जो है वो 3% प्लस पे चल रही हो, और हमारे ट्रेंड मैन पावर जो है वो 30,000 भी इस वक्त पास आउट नहीं होती टेक्निकल ट्रेनिंग के अदारों से। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर तो टैप्टा का तकल्लुफ ही नहीं किया गया कि वहाँ पे मैन पावर को ट्रेन किया जाए। एक तरबियत याफ्ता फ़र्द जो होगा वो ज़्यादा वेजेस लेगा। आज ऐलान हुआ है इस बात के ऊपर कि हुकूमत 35,000 रुपया मिनिमम वेज करने जा रही है अगले बजट के अंदर, और मरियम नवाज शरीफ ने मुतालबा किया कि नहीं 35,000 कम है, 40,000 होना चाहिए। इमरान खान साहब की पार्टी से भी इमरान खान साहब की पार्टी से भी 40,000 होना चाहिए। पहले वाले पे केड़ा अमल हो रहा है? ठीक है, खालिद फारूकी साहब कब बंद होगा इस्तेमाल करें ना यार। पहले 40,000 और 50,000 आप तो लोगों को 20,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। खालिद फारूकी साहब की राय भी जान लेते हैं। जी खालिद फारूकी साहब, देखिए, मजदूर की जो हालात पहले थे वही आज भी हैं और ये इसी तरह के रहेंगे। हमारे दौर हमने सिर्फ एक पीपल्स पार्टी जैसी जमात को देखा था जिसने मजदूर का कभी नारा लगाया था, और मुझे याद है कि अभी 1 मई से पहले 4 दिन पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि पाकिस्तान की तारीख का वो बदतरीन दिन था
जब मजदूर के राइट्स की बात की गई और उसको कहा गया कि क्योंकि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी, तो वो बड़ा बदतरीन दिन था। उसी मजदूर को बदतमीज कहा गया, उसी मजदूर को गुनाहगार कहा गया, उसी मजदूर को कहा गया कि ये मिलों को जलाता है, आग लगाता है। किसी को ये पता नहीं था कि मजदूर किन हालात में काम कर रहा था। आज भी किसी को ये पता नहीं है कि मजदूर किन हालात में काम कर रहा है। हाँ, रजी साहब की बात ठीक है कि टेक्निकल एजुकेशन, भाई नॉन टेक्निकल एजुकेशन वाले भी तो इंसान है ना, जो अपनी मुशक्कत करते हैं, उनको कौन कोई राइट्स उनको दे रहा है? ना किसी हुकूमत की बात है। फिर वही बात होगी, ये लोग फिर सड़कों पे निकलेंगे, फिर ये आग लगाएंगे, फिर हम कहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार है, खाना जंगी है, बुरे हालात है। वो मजदूर फिर अपने राइट्स इस तरह लेंगे। लेकिन हमने बड़ी मेहनत और मुशक्कत करके, हमारे मार्शल्लाओं ने, हमारे गैर सियासी हुक्मरानों ने, हमारे सियासी हुक्मरानों ने में मजदूर की यूनियन को तोड़ा, मजदूर बिल्कुल के ठीक इत्तेहाद है को पारा-पारा खालिद फारूकी किया साहब, आपकी और- राय हमने जानी। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है मजदूरों की पामाली होती है, जबकि इस्लाम तो ये कहता है कि मजदूर को उसकी उजरत, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। देखना है कि हालात यहाँ पर बेहतर कब होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।